सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय सेवा में ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत हूँ। और आज आप लोगों के सामने मैं बिहार का इकोनॉमिक सर्वे लेकर आया हूँ, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो है, इससे पहले हम लोग बिहार का बजट पढ़ चुके हैं। एक शॉर्ट वीडियो था 18-19 मिनट का, जो आप मेरा देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, बिहार में जो बजट पेश किया गया था वो 13 फरवरी को, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया वो 12 फरवरी को। और दोनों को पेश करने वाले थे हमारे वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, और ये हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं। और बजट का बात करें तो वो 17वां बजट था, और इकोनॉमिक सर्वे का बात करें तो ये 18वां इकोनॉमिक सर्वे है। तो रिलेट करते हुए चलते हैं। पहली बार जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण था वो कब पेश हुआ? 2006-07 का। और ये सुशील कुमार मोदी के द्वारा पेश किया गया, यानी कि उस समय यही थे वित्त मंत्री। आगे आते हैं। जीएसडीपी, जिसको बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ये दो मूल्य पर होता है, एक वर्तमान मूल्य पर, एक स्थिर मूल्य पर। ठीक है। तो अगर वर्तमान मूल्य पर बात करें तो 7.51 लाख करोड़ लगभग में है ये, 7.551। और इसका पूरा डाटा देखें तो 751,396 करोड़। तो इतना तो याद करना नहीं है ना। और स्थिर मूल्य पर 4.42 लाख करोड़। याद रखिएगा, हमेशा वर्तमान मूल्य जो है आपका स्थिर मूल्य से ज्यादा होगा। अब वृद्धि की बात करें तो वर्तमान मूल्य पर जो वृद्धि है वो 15.5% की वृद्धि देखी गई है, और स्थिर मूल्य पर जो वृद्धि है वो 10.46 की वृद्धि देखी गई है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 15 × 5 = 75। ठीक है। यानी कि 15.5% की वृद्धि और 7.51, 75 यानी कि 7.51। ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अगला, बिहार की प्रति व्यक्ति आय की बात, पर कैपिटा इनकम। अगर कहीं का भी हमको पर कैपिटा इनकम निकालना है तो वहां का टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, यही होता है पर कैपिटा इनकम, टोटल पॉपुलेशन। अगर मान लीजिए कि कहीं का इनकम है 3,000 रुपया और पॉपुलेशन है 20, तो डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा 150। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है ये दो तरीके से देखा जाता है। पहला, मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। ठीक है। मौद्रिक पीसीआई और एक वास्तविक पीसीआई। ठीक है। तो मौद्रिक का बात करें तो 59,637 रुपया, और वास्तविक का बात करें तो 85,119 रुपया। अगर वृद्धि की बात करें तो मौद्रिक पीसीआई में 13.9% की वृद्धि देखी गई है, और वास्तविक पीसीआई में पर कैपिटा इनकम में 9.07 की वृद्धि देखी गई है। अगला, अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में पर कैपिटा इनकम में 6.3% की वृद्धि देखी गई है। अगला, अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम लोग देखें तो जिस स्टेट का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा वो सबसे संपन्न माना जाएगा, और जिसका पर कैपिटा इनकम कम होगा वो गरीब माना जाएगा। यानी कि किसी की अमीरी और गरीबी, किसी राज्य की अमीरी और गरीबी वो डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम पर। अगर हम आपसे बात करें तो सबसे संपन्न यानी कि सबसे अमीर राज्य का बात करें तो वो पटना है। 1,14,541 इसका पर कैपिटा इनकम है, 1,14,541 रुपया। ठीक है। और वही सेकंड नंबर पे आता है बेगूसराय, थर्ड पे मुंगेर। आपको ये याद रखना है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, पीबीएम। सबसे संपन्न में क्या हो जाएगा? पीबीएम, पटना, बेगूसराय, मुंगेर। वही अगर बात करें सबसे गरीब राज्य में, सबसे गरीब राज्य में आ जाता है आपका सबसे पहले शिवहर, जिसका पर कैपिटा इनकम 18,980 रुपया। तो फिर अररिया, फिर सीतामढ़ी। शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, SAS। अब पटना से शिवहर का कंपेयर करें, सबसे ज्यादा और सबसे कम, तो लगभग 6 गुना है। पटना की पर कैपिटा इनकम शिवहर से लगभग 6 गुना है। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1,14,541 के करीब पहुंच जाएगा। आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है। 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा, 3 क्षेत्रक हैं मेनली, हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक के।
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र का बात करें तो 20% इसका हिस्सा है, द्वितीयक का 20% और तृतीयक का 60%। 20-20-60। और वृद्धि का बात करें तो ये दोनों लगभग सेम है, 6.7%, 6.8%। और ये देखिए ये 20-20 और ये 60 है, ऐसे भी ज्यादा है तृतीय क्षेत्र, तो वृद्धि भी ज्यादा हुई है, 6.7, 6.8 और यहाँ पे 13। यानी कि इधर भी 20-20-60 है और इधर भी 6.7, 6.8 और 13 है, यानी कि लगभग ये भी डबल के अप्रोक्स में है। आगे फसल, अगर देखिए प्राथमिक क्षेत्र में बात करें तोड़ के, तो फसल जो है वो 9.9% इसका, और पशुधन 6.6%। द्वितीय क्षेत्र में अगर विनिर्माण का बात करें तो 8.7% और निर्माण का बात करें तो 9.4%। और तृतीय क्षेत्र का बात करें तो संचार और सेवा का 10.7%। हालांकि ये आपसे नहीं पूछेगा, इतना दूर आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा तो इतना ही दूर में पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ, तो 6.7, 6.8, 13.0, इसमें 20, 20, 60। ये ही आपको याद रखना है, यही डाटा बीपीएससी पूछता है बार बार। आगे आते हैं, कुल व्यय और प्राप्ति। यहाँ पर व्यय है और यहाँ पर प्राप्ति है, इस दोनों को देख लेते हैं। 2022-23 में कुल व्यय, बजट जो है वो बताता है कि कितना संभावित है या कितना अनुमान लगाया गया है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे एग्जैक्ट डाटा बताता है। 2022-23 में कुल व्यय हो जाएगा 2.32 लाख करोड़, 2.32 लाख करोड़। इसमें वृद्धि देखा गया 20.1% का, व्यय में 20.1% का वृद्धि देखा गया है। अब इसी 2.32 लाख करोड़ को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय को बढ़िया माना जाता है क्योंकि ये इससे हमारा कैपिटल फॉर्म होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम अगर कहीं पर कोई चीज का निर्माण कर देते हैं, कोई पुल बना देते हैं या कोई स्टैचू बना देते हैं, है ना, मूर्ति, तो वो बाद में हो सकता है कि वो राजस्व का स्रोत बन जाए। अभी उसमें खर्च हो रहा है लेकिन बाद में वो सरकार को, या कोई जू बना दिए, चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर से जो भी पैसा आएगा वो सरकार के लिए रिवेन्यू है। हालांकि चिड़ियाघर बनाने में जो खर्च हुआ वो पूंजीगत व्यय में आ जाएगा। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय 1.84 लाख करोड़ और पूंजीगत व्यय 0.48 लाख करोड़। देखिए 1.84 और 84 को उल्टा कर दीजिए 48, 0.48। अब अंतर देखिए, ये 80%, ये 20% लगभग में, और इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे 2.32 लाख करोड़ आ जाएगा। इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1.84, 0.48, और ये 80 और 20। अगला 2022-23 में कुल प्राप्ति, ये तो हो गया कि हमारा व्यय खर्चा, और कुल प्राप्ति देखते हैं। कुल प्राप्ति भी लगभग सेम है, 2.32 लाख करोड़ था, यहाँ पे 2.21 है, 2.21 लाख करोड़। ये देखिए राजस्व प्राप्ति, इसको भी दो पार्ट में बांट दिया, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति देखिए यहाँ 1.84 था, यहाँ 1.73 है। यहाँ देखिए समझिए, ये 2.32 जो था इसमें 0.11 कम कर दिए, 0.11 कितना हो गया 2.21। और राजस्व व्यय जो था 1.84, इसमें भी 0.11 कम कर दीजिए तो 1.73। यानी कि कितना, अगर आपको एक याद है, आपको पता है कि 0.11 कम करके दूसरा निकल जाएगा, इसमें भी 0.11 कम करके ये निकल जाएगा, इसमें 0.11 करके ये निकल जाएगा। लेकिन जो पूंजीगत व्यय है तो दोनों में सेम है, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, 0.48%। ये भी लगभग 80% और 20% के अप्रोक्स में आएगा, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, ये 80 से थोड़ा सा कम होगा और ये 20 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। आगे सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति, यानी कि जो राजस्व की प्राप्ति सबसे ज्यादा है वो कर से है, 80.8%, कर से, टैक्स से। जो टैक्स हम लोग लगाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का टैक्स हो, इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, या केंद्र केंद्र से जो राज्य को टैक्स मिलता है वो हो, तो वो टैक्स से हम लोग को सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है, 80.8%। अब आते हैं राजकोषीय डाटा, राजकोषीय डाटा, डाटा देख लेते हैं। राजस्व घाटा जो है हमारा, राजस्व घाटा वो 11,288 करोड़ है, 11,288 करोड़ है। पूंजीगत घाटा नहीं लिखे हैं, वो शायद लिखना भूल गए हैं, इसको देख लीजिएगा। और कुल उधारी 48,284 करोड़, कुल उधारी 48,284 करोड़। तो ये आपका डाटा था, इसको एक बार जरूर देखिएगा, और ये आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सकल सिंचित क्षेत्र,
कुल जो हम लोग इरिगेशन लैंड का बात करते हैं, सिंचित क्षेत्र जो है सकल, वो 37.38, 37.38, ऐसे याद रखिएगा, 37.38, 37 फिर 38, 37.38 लाख हेक्टेयर, ये हेक्टेयर में बात करेगा। और खाद्यान्न का उत्पादन जो है वो टन में बात करेगा। ये सिंचित क्षेत्र हमेशा हेक्टेयर में बात करेगा और उत्पादन जो है वो टन में बात करेगा। तो सकल सिंचित क्षेत्र 37.38 लाख हेक्टेयर। राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन का बात, ये हम लोग सारा डाटा 2022-23 का देख रहे हैं, तो इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन, टोटल खाद्यान्न उत्पादन 197.36 करोड़, 200 से कम, आपको ये याद रखना है, 200 से कुछ कम है, 3 पॉइंट के लगभग में, तो 197.36। धान का उत्पादन देखिए, धान, गेहूं, दूध, अंडा और गन्ना। धान और गेहूं में आपका रोहतास नंबर 1 है, रोहतास, ठीक। दूध में आपका दूध में तो पता नहीं, अंडा और गन्ना, गन्ना में आपका वेस्ट चंपारण, गन्ना में आपका वेस्ट चंपारण 1 पर है, ठीक है। धान में आपका धान का उत्पादन जो है वो 78.72 लाख टन, 78.72 लाख टन, ठीक है। और गेहूं का बात करें तो 66 लाख टन, 66, गेहूं में 66 लाख टन। धान का पैदावार गेहूं से ज्यादा है, बिहार का लोग चावल ज्यादा पसंद करता है, तो धान जो है 78.72 लाख टन और गेहूं 66 लाख टन। दूध का बात करें तो सबसे ज्यादा है 125 लाख टन, अंडा 327.43 करोड़, और गन्ना का बात करें तो 214.76 लाख टन, सबसे ज्यादा तो गन्ना है यहाँ पे, 214.76 लाख टन। उसके बाद अंडा है 125 लाख टन, ठीक। फिर आपका धान, फिर गेहूं। अब आगे आते हैं कि कौन किस में टॉप है। चावल का उत्पादन में आपको ट्रिक याद रखना, RAK, राक, यानी कि रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। चावल पे 1 पर है रोहतास, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर। गेहूं का बात करिए किए तो देखिए, RK तो है ही, यहाँ पर A लगा देंगे, यहाँ पर B लगा देंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, RK है, रोहतास और कैमूर, इसमें A लगा दिए तो ये हो गया आपका चावल, और RK के बाद B लगा दिए तो ये हो गया गेहूं, ठीक है। यानी कि RK है, एक बार A लगाएंगे तो चावल, और RK के बाद B लगाएंगे तो गेहूं, यानी कि RAK, RKB, रोहतास, कैमूर, भोजपुर। देखिए, चावल, गेहूं और मक्का के लिए उत्पादन के लिए बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। उसका ईयर अभी हम नहीं बताया है, किसी और वीडियो में बता देंगे कि कौन कौन साल कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। अगला, दाल का उत्पादन, पैन, दाल के उत्पादन के लिए पैन, पी से हो गया पटना, ए से औरंगाबाद, एन से नालंदा, पटना, औरंगाबाद, नालंदा। ऊर्जा की कुल खपत 2022-23 में 378.94 करोड़ यूनिट, यानी कि 378 करोड़ यूनिट का बात कर रहे हैं। एक यूनिट यानी कि किलोवाट आवर, यूनिट का मतलब किलोवाट आवर। अगला, चीनी का उत्पादन 2022-23 में बढ़कर हो गया 62.74 लाख क्विंटल, 62.74 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन। और इथेनॉल, हम जान रहे हैं बिहार में इथेनॉल का प्लांट लगा है, इधर पूर्णिया में भी लगा है, तो इथेनॉल का उत्पादन जो है 2022-23 में बढ़कर हो गया 1,11,624.6 किलो लीटर, ये किलो लीटर है, लीटर। श्रम शक्ति सहभागिता दर, बिहार में कितनी श्रम शक्ति है, तो कुल आबादी का 50.9%, यानी कि लगभग 51%, लगभग 51% श्रम शक्ति, लेकिन आपको यही याद रखना है 50.9। सड़क घनत्व के मामले में बिहार किस नंबर पर आता है, तीसरा स्थान पर आता है सड़क घनत्व के मामले में। 2022-23 में 38 जिलों में कितने जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, तो 167 लाख, 167 लाख जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। केला उत्पादन का बात करें, केला उत्पादन में तो सबसे पहले आता है मधुबनी, फिर वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर। पहले वैशाली आता था क्योंकि इसका हाजीपुर केला के लिए फेमस था, लेकिन इस बार मधुबनी टॉप पर है। मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर। लीची, लीची के लिए तो हमेशा मुजफ्फरपुर टॉप पर रहता है। लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर, फिर पूर्वी चंपारण, फिर वैशाली। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली।
बिहार में सिंचाई का स्रोत का बात करें तो सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई होता है 63.1%। फिर नहर से, नहर जान ही रहे, नहर आपका सोन नदी पर है, कोसी नगर नदी पर है, गंडक नदी पर है। 3 नदी पर नहर का निर्माण किया गया है और उस नहर से 31% आपका सिंचाई होता है और तालाब से बहुत कम 2.2%। अगर आपका सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र का बात करें तो रॉ, RAW रॉ, आर से हो गया रोहतास, ए से औरंगाबाद, डब्ल्यू से वेस्ट चंपारण। ठीक, और सबसे कम सिंचाई शिवहर, जो सबसे छोटा एरिया है, एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला हमारा शिवहर है, तो सबसे कम सिंचाई यहीं पर होगा। आगे, राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2021-22 में 329 किलोवाट आवर ऊर्जा की खपत है और 2022-23 में बिहार में कुल विद्युत की खपत 6,880 मेगावाट, 6,880 मेगावाट। अभी ये भी आपको पता रखना है कि 100% जो है मीटर लगाने का टारगेट, डिजिटल मीटर लगाने का टारगेट, वो आपका 2025 है। 2025 तक आपको बिहार में 100% डिजिटल मीटर लगाने का टारगेट लक्ष्य रखा गया है। राज्य में प्राथमिक स्तर पर छीजन दर का मतलब होता है जो पढ़ाई छोड़ने की दर है, पढ़ाई छोड़ने की दर, कि जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उसको छीजन दर बोलते हैं, तो वो गिरकर शून्य होगी, यानी कि अब कोई भी बच्चा स्कूल नहीं छोड़ रहा है। अगला, बिहार में वर्ष 2022 में वर्षा कितना हुई? 849.1 mm, 849.1 mm, यानी कि इसको बोल सकते हैं 84.91 सेंटीमीटर, 84.91 सेंटीमीटर वर्षा हुई। और औसतन 81.7% वर्षा जो है बिहार में, जितना भी प्रतिशत वर्षा होता है उसमें 81.7% वर्षा जो है साउथ वेस्ट मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला, कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने की सीमा जो है, जो टारगेट है 2070 रखा है, कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने की सीमा। अगला, बिहार में शहरीकरण की दर, शहरीकरण की दर अगर बात करें तो 17.1% है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है, यानी कि नेशनल में जो हमारा लेवल है इंडिया के लेवल पे, उससे ज्यादा है बिहार में शहरीकरण की दर, 17.1%। 2011 में अगर बात करें, जब बजट हमारा निकला, 2011 में जनगणना हुआ था, सेंसस, उस समय 11.3% था। 2021-22 में 15.30% था, और 2022-23 में 16.2% था। इस बार जो है 17.1% देखा गया है। और सबसे ज्यादा जो शहरीकरण है वो पटना का है, 44.3%। इसके बाद आपको मुंगेर और नालंदा, पीएमएन, पीएमएन शहरीकरण का ट्रिक है, पीएमएन, पटना मुंगेर नालंदा, पीएमएन, पटना मुंगेर नालंदा, ये भी आपको याद रखना है। अगला, बिहार में नगर विकास परियोजनाओं की वार्षिक चक्रवृद्धि 2018-19 से लेकर 22-23, यानी कि 5 साल, 5 साल में 27% रही। अगर आपको देखेंगे नगर विकास परियोजनाओं का बात करें तो पिछले 5 साल में 2018-19 से 2022-23 के बीच में कितना वार्षिक चक्रवृद्धि दर रहा? 27%। रेट अगर निकाले तो 27% शहरीकरण का रेट रहा पिछले 5 साल में। तो यही था हमारा इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, इसी से क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर तो नहीं पूछता, बीपीएससी अभी तक नहीं पूछा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचाइएगा। शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो है, सिर्फ 3 पेज में ये वीडियो आपको 2 पेज में ये वीडियो बता दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, एग्जाम में आपका इसी से क्वेश्चन आएगा।